प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। और आज आप देख रहे हैं बायोलॉजी का ये 7वां लेक्चर। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट 6 लेक्चर मिल जाएंगे। हम लोग इस सीरीज में बायोलॉजी की टोटल 25 लेक्चर देखने वाले हैं। और इन 25 लेक्चर्स में कंप्लीट हम लोग बायोलॉजी से जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्रीकल्चर में आपके आने वाले हैं, वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप सब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये लेक्चर्स रोज शाम को 7 बजे आते हैं, आप सबको पता है, लेकिन आज ही अभी आपको 7 बजे भी मिलेंगे और एक लेक्चर बायोलॉजी का आपको 8 बजे भी मिलेगा, जो कि इसी का पार्ट 8 होगा। ठीक है, तो आप सबको अभी 7 बजे इसे देखना है और इसके बाद आपको 8 बजे फिर से एक बायोलॉजी का लेक्चर मिलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में पादप कार्यकी टॉपिक में 45 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। और जो 8 बजे टॉपिक आएगा वो भी पादप कार्यकी का आएगा, उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि इस पूरे के पूरे टॉपिक से हम लोग आपको टोटल 85 क्वेश्चंस कराएंगे हम। इसमें आपको 45 इस वाले में और 40 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और बच्चों, एक बात और बता दें आपको कि अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, पिछले 7 दिनों से जब से मैं ये सीरीज लेकर चल रहा हूं, अब तक कुल लगभग इस सीरीज के बाद से टोटल 100 बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप यूपी कैडेट आईसीआर या बीएचयू में पूरा सक्सेस होना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। आप कोर्स अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते मत करिए। आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फैमिली में बड़े भाई होंगे, बड़ी बहनें होंगी, तो आपको उम्मीद है कि वो सब गाइड कर रहे होंगे पढ़ाई कैसे करनी है। लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। इससे होता यह है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो सही है, वो आपको याद है या नहीं, और आप कितना अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चों। ये यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है 9235126064। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नाम और ग्रुप का नाम, किस टेस्ट सीरीज में आपको ज्वाइन होना है वो आप बता सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक पादप कार्यकी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये टॉपिक है आपका पादप कार्यकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा क्या होती है? अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। विलायक मतलब जल का प्रवाह। तो क्या है? अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, कम से अधिक सांद्रता की ओर जल का प्रवाह परासरण कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, जल जो है वो बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऐसा विलयन कैसा होता है? यह विलयन होता है आपका हाइपरटोनिक। ठीक है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, ऐसे विलयन को हाइपरटोनिक कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रख दी जाती है। कहाँ? जब यह रख दी जाती है। तो इसका आंसर है एक अल्पप्रसारी विलयन में। ठीक है, एक अल्पप्रसारी विलयन में रख दी जाती है जब, तो एक कोशिका आयतन में बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है अंतः शोषण के कारण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जल में रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? अंतः शोषण के कारण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण जो गेट होते हैं, लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं, वो फूल जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग
पौधों की मृत्यु का कारण बनता है? उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग यानी अधिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। किस कारण? तो इसका आंसर है आपका बाह्य परासरण के कारण। ठीक है, बाह्य परासरण के कारण ऐसा होता है, अधिक प्रयोग करने पर पौधों की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम का, जाइलम द्वारा। ठीक है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। ठीक है, जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है वो उसे केशिका जल कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका आंसर है आपका जस्ता। ठीक है, जस्ता की कमी से धान का खैर रोग या लघुपत रोग होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल रोग MO की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो पत्तियों की जो हरिमहीनता होती है, यानी हरिमहीनता हो जाता है पत्तियों में, एक टाइप का रोग है, वो किसकी कमी से होता है? तो वो MG की कमी से होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन जल हानि की प्रक्रिया है। ठीक है, जल हानि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल बिंदु के रूप में जल की हानि बिंदु स्त्राव कहलाती है। ठीक है, बिंदु स्त्राव कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वाष्पोत्सर्जन में होता है, वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है वाष्पोत्सर्जन में। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को कहते हैं पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे पोटोमीटर कहते हैं। हाँ, आपको ये यंत्र वगैरह अगर स्पेशल वीडियो आपको चाहिए हो अलग से, इस सभी टाइप के मगर एक वीडियो में ही आपको चाहिए कि जितने भी ये यंत्र हैं मैं ये अलग करा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पूरा रोग। ठीक है, पूरा पौधा। ठीक है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरे पौधे में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है कौन सी होती है? वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है होती है तो निम्न नमी व ऊंचा तापमान। ठीक है, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। कौन सी क्रिया पौधे उसका तापमान कम कर सकती है? तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है इनका तापमान कम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 22, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो इसका आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 23 क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो इसका आंसर पता है आपको कि इसमें जल, पर्णहरित, धूप, इन तीनों की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। ऊपर मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर में बताया था 22 क्वेश्चन में बताया था कि किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अवशोषण होता है और जो बाहर निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कथन देखिए यहाँ पहला क्या है, ए ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, O2 का प्रयोग नहीं होता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। ठीक है, ये आपका सही होगा कि जो O2 है आपका ऑक्सीजन, ये बाहर निकलता है। तो यानी बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ सी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होना प्रकाश संश्लेषण की पहली क्रिया होती है या पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 27 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कब होती है? जब लाल रंग के प्रकाश होता है तब। ठीक है, जब लाल रंग का प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कब होती है? जब बैंगनी रंग के प्रकाश होगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश में यह दर कम होगी और लाल रंग के प्रकाश में यह दर अधिक होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या होता है? वह होता है आपका क्लोरोफिल। ये आपको पता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है वह क्लोरोफिल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, दिन में ही धूप की रोशनी होगी और तभी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर है आपका CO2, क्योंकि CO2 उसमें वर्क करती है। ठीक है, CO2 गैस आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन क्या है, पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है? तो इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम उसमें होता है क्लोरोफिल में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। ठीक है, नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका आंसर है आपका प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण करना है पर्णहरित की भूमिका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। इसका आंसर है आपका अवशोषण करते हैं, पूछा जा रहा है मतलब कौन सी गैस जरूरी होती है, तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो मैंने बताया था अभी आपको कि जो ऑक्सीजन गैस है वो छोड़ी जाती है। ठीक है, और जरूरी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 41 क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन आपकी जल से आती है। ठीक है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वह जल से आती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? श्वसन। ठीक है, ऐसी एक जैविक क्रिया जिसमें शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा मुक्त होती है तो वो क्रिया श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, श्वसन मापन का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा रेस्पिरोमीटर। ठीक है, रेस्पिरोमीटर। तो ये थे आज आपके 45 क्वेश्चन इस पादप कार्यकी से। अब आपका इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे ये इस लेक्चर के बाद से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस साइड से क्वेश्चन स्टार्टिंग से अब तक थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बाद से जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे से करिए दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।